आपको ने देख लिया था पिछले मैप में, कुछ चीजें देखी थी। कोल का डिस्ट्रीब्यूशन तुमने देखा पिछले मैप में, तो वही मैप निकालो। अब हम लोग देखेंगे ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन। सर ठीक है सर, कोल का पूरा नहीं हुआ था। क्यों, अब क्या बच गया? सर वो साइड वाले सर बचे। एक ये और एक ये। ये दोनों कौन कौन से हैं? ये तो नाम पढ़ो। सर 3 बच रखे। तीन है, एक तो है सर कोल का। सर मुझे मैथ नहीं मिला, क्यों? मैं था नहीं। अच्छा, ना अब देखो, अभी कोल के कुछ बचे हुए हैं, सर 3 बच रखे। उन तीनों को पहले बनाएंगे फिर ऑयल का करेंगे। एक माउंटेन के पीछे, एक माउंटेन Now, coal mines in northeast in map. तो हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ में कहाँ कहाँ कोल माइंस हैं। ओके, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे दिख रहे हैं क्या? एक कोल माइन दिखा रहे हैं। 3 दिखा रहे हैं। नेम ऑफ कोल माइन इन नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया। The primary coal mines in northeast India are located in the Margarita region of Assam and are operated by Northeastern Coalfields, which is a subsidiary of Coal. आप ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, कल्चर हो गया, झरिया हो गई। नॉर्थ में ऐसा कोई नाम दे रहा है? जंजी दे रहा है, क्या जंजी में है? जंजी एंड मोरान। जंजी एंड मोरान in northeast are famous for coal mining. I'm sorry, but the information available does not confirm that Zanji and Moran in the northeast are famous for coal इसमें mining. दिखाया गया है नागालैंड में and indeed famous for their coal reserves. तो जंजी ऐसे देखो, जंजी। सर यहाँ पे 3 सर्कल दिखा रहे हैं। 3 सर्कल नहीं है, और तो तो बहुत सारे नाम भी दे रखे हैं। कहाँ 3 सर्कल है? एक ये रहा, और फिर एक ये रहा इसके पीछे, और एक ये रहा। ये इसका नाम क्या है? सर इसका नाम मोरन। जंजी हो गया, मोरान को नहीं बता रहा है। सर मोरान तो वो है ना, ऑयल ऑयल का है वो, सर और माकूम का पता कर ले रहे हैं। माकूम इन नॉर्थ ईस्ट इज फेमस फॉर कोल माइनिंग। Macomb Yes, in northeast अब दोनों India is देख लो। famous for coal mining. Specific. Makum and Janji in India's political map. तो अब हम लोग ये देख लें इसे मैप कैसे करना है। एक नागालैंड में है, और ठीक है, ये देखो माकुम
जेंजी इन आसाम मैप, दोनों को अलग अलग देखो। ये लगता है आसाम में चलो बस जंजी एंड माकूमात दिखा दो। सर बुक का पेज नंबर क्या है? एक मिनट रुको। कोई बात नहीं, आप उधर बस ऐसे ही आसाम में दिखा दीजिए जंजी एंड माकू। दो चीज कहाँ पे दिखा देंगे? एक नागालैंड में। तो पॉलिटिकल मैप मैं आपको दिखाता हूँ। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आसाम में दिखा देना जंजी, और नागालैंड में दिखा देना ये देखो। तो यहाँ पर अब आप देखो कि इधर का कैसा मैप है वो पहले मैं बताऊँ आपको। दैट इज जो यहाँ का मैप है, ये देखो, ठीक है। दिस इज, ये तो इंडिया का मैप हो जाएगा। अब इसमें तुम ये याद रखो, एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी, ये 7 सिस्टर्स हैं जो साउथ मतलब नॉर्थ ईस्ट में। तो इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। सबसे बीच में ये देख लो, अब जरा देखिए, हाँ, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। चलिए ये देखो, बीच में असम है, ठीक है, और यहाँ बना लो असम, दिस इज असम, ओके। असम यहाँ तक आया हुआ है। तो पहले एटीएम का क्या मतलब होता है? असम। फिर उसके नीचे क्या है? एटी असम त्रिपुरा, और फिर उल्टा लौटो एटीएम, और फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है एम, एटीएम। एटीएम तक पहुँच गए। अब सबसे ऊपर जाओ, अरुणाचल प्रदेश, एटीएम, और आना दैट इज नागालैंड, और मामी मणिपुर, और मिजोरम। देखो कैसे चलोगे, एटीएम आना मम्मी, सही है। तो ए का मतलब क्या हुआ, और टी का मतलब त्रिपुरा। असम जहाँ पे दिखाया गया है, असम में तुमको क्या चीज मैप करना है? जंजी। असम दिख रहा है तुमको? असम में जंजी दिखा दो। और नागालैंड कहाँ दिख रहा है? नागालैंड में आपको क्या दिखाना है? नागालैंड में दिखाना है माकुम, ठीक है। दो ही हैं। चलो अभी मैं बता दे रहा हूँ। सो ठीक है, अब और देखो, माकुम इज कोल माइनिंग इन नागालैंड। Yes, coal mining happens in Nagaland, but it's mainly small scale and not regulated. Because the coal deposits are scattered, the Digboy is coal mining in Nagaland. Digboy is an oil hub in Assam, not a coal mining area in Digboy Nagaland. oil. It's considered the birthplace of the Indian oil industry, and it's home
What for Makum is famous? Makum is famous for being a historic industrial बस आप town यही in लिख Assam. दो, Known आसाम for में the क्या tea लिख and दो, food industries. जंजीर, It's बस also छोड़ दी। home to India's easternmost railway इतना कोई line. पूछने वाला नहीं है, ठीक है? सर, माकू। माकू छोड़ दीजिए, माकू के बारे में कह रहा है वो टी के लिए फेमस है, कह रहा है ना टी के लिए फेमस है। तो जब नहीं लिख रहा है तो कुछ नहीं है, टी तो हमें देखना नहीं, बस जंजीर लिख दीजिए, इतना काफी है जितना आपने सीख लिया। अब देखो, दैट इज ऑयल फील्ड्स कहाँ पर है? सो ऑयल फील्ड्स इन इंडियाज मैप गुजरात के आसपास ही हैं। India's main oil fields are in the western offshore, देखो कौन like कौन सी Mumbai. हैं? The northeastern गुजरात states, में आप including डालो, Assam, and दोनों also in the गुजरात western में, offshore गुजरात में areas, दिख रही है such as आपको? Rajasthan and Gujarat. कौन कौन सी हैं? कलोल, अंकलेश्वर। ठीक है, सर यहाँ पे भी है तीन। इन दोनों को डाल दो, कलोल और अंकलेश्वर, ये तुमको दिखी गुजरात में। और इसके अलावा मुंबई हाई और बेसिन, ये दो गुजरात में डाल दो, मुंबई हाई और बेसिन यहाँ डाल दो। तो यहाँ पर गुजरात में कलोल, उधर भी बता देंगे, इसको लिखो कलोल और अंकलेश्वर। अनन्या, एनी इशू? ठीक है, दो जगह लिखो, ऑयल फील्ड का नाम लिखो इसे ट्रायंगुलर में, दैट इज कलोल एंड अंकलेश्वर। और दूसरा कहाँ है? मुंबई हाई और बेसिन, ये दोनों मुंबई के पास हैं, बोट से जाना पड़ता है। तो दोनों का नाम लिखो, मुंबई हाई और दैट इज बेसिन। ये चारों ट्रायंगल में दिखाए जाएंगे, और ट्रायंगल के ऊपर लिख दो ऑयल फील्ड। ट्रायंगल हो गया ऑयल फील्ड, और ये हो गया कोल माइन। और कहीं ऑयल फील्ड का कोई कलर दिखाया गया है? सर और है। दैट इज नॉर्थ ईस्ट में दिखाया गया है, मोरॉन। उसको असम में दिखाओ, मोरॉन। ठीक है, मोरॉन इज ऑयल फील्ड इन असम। आगे देखो, नेक्स्ट इज, और कुछ देखते हैं कि डिगबोई किसके लिए फेमस है। डिगबोई इज फेमस ऑयल फील्ड। Digboy is known as the birthplace of India's oil industry. ऑयल It's also इंडस्ट्री home to the डिगबोई world's भी दिखा oldest दीजिए। continuously running oil refinery. ये भी and is असम in में the है। Tinsukia district of Assam. It's असम considered में the है, Gangotri of the तिनसुकिया Indian में। hydrocarbon sector. डिगबोई, तो 6 हो गए, इनको कलर कर लो येलो से। 1 2 3 4 5 6। इतनी बात समझ आ गई? ऑयल फील्ड 6 हो सर गई। एक और है। और कौन सी? सर देखो, तीन ट्रायंगल है। कहाँ पे है? सर 3 ट्रायंगल है। डिगबोई है तो उसका नाम क्या है? माकूम हो गया। ठीक है, नहर कटिया चेक कर लेते हैं। नहर कटिया इन नॉर्थ ईस्ट इज फेमस फॉर फर्स्ट वर्ल्ड टाउनशिप। एक और है, ये भी असम में For है। its tea estates, the देखो, Jebo नहर rainforest कटिया। and the Taipak village of Nalpa, all contributing to its rich cultural and natural appeal. नहर कटिया, ये भी ऑयल फील्ड है। अगला देखिए, दैट इज आयरन ओर कहाँ मिलते हैं? चेक करो, आयरन ओर इन इंडियाज मैप। तो इंडिया के मैप में हम देखेंगे आयरन कहाँ कहाँ मिलते हैं। चेक करो, इसमें बहुत सारा तुमको मिल जाएगा। तुमको दुर्ग मिल रहा है, दुर्ग कहाँ पे मिल रहा है बताओ? ये कौन सी जगह है?
मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में दिखाओ। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में दिखाइए, यहाँ पे दुर्ग, उसको आप रेक्टेंगल से दिखाओ। और दिस इज आयरन ओर, यहाँ आयरन मिलता है। और देखिए कौन कौन से हैं, जो जो नाम इसमें मिलते जाने वो रिकंसाइल कर लो। बिलासपुर, बिलासपुर दिखाएगा, नहीं तो दूसरा मैप देखेंगे, ठीक है। सर गोवा में भी मिल रहा है। क्या बोलो? सर गोवा में भी आयरन ओर मिल रहा है। गोवा में चेक करो। ये सर मिल रहा है। तो गोवा में आप लोग गोवा देख रहे हो, ये गोवा, ये छोटा सा है, ये है गोवा। इस ऐसा तुम्हारे मैप में बना है, ये सर तो वो उसमें दिखाओ आयरन ओर। गोवा में ये अच्छा बता रही है अनन्या, ये है गोवा, यहाँ पे एक आयरन ओर बना है गोवा। सर एक रतनाड़ा भी मिल रहा है। और कहाँ पे? रतनाड़ा। अच्छा अब ये देखो, ये कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख देखिए, कुंद्रेमुख कर्नाटक में है, चेक करो, कुंद्रेमुख पे दिखाओ। तो महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक में कुंद्रेमुख लिखिए। इसके अलावा और ऊपर देखो, क्या रायगढ़ लिखा है? रायगढ़ नहीं लिखा है, दैट इज पलामू भी नहीं दिया है, रांची, रांची नहीं दिया है। तो इसमें ये देखो मयूरभंज, देखिए मयूरभंज कहाँ पर है? ओडिशा में, ओडिशा में दो नाम दिए गए हैं, मयूरभंज और दैट इज कोइंझार, ये दोनों लिख लो। देखो ओडिशा देख रहे हैं आप, ओडिशा में दो डॉट लगाओ, मयूरभंज, रेक्टेंगल बनाना ओडिशा में। तो ओडिशा में दो चीज बनाइए, एक मयूरभंज और दूसरा कौन सा है? कोइंझार, दो चीज हो गई। और देखिए बिलासपुर रह गया क्या? बिलासपुर अलग से देख लेंगे। बिलासपुर में और कौन सा? बुआ रह गया, और चंद्रपुर और टुमकुर, ये सब इसमें नहीं है। अगले अब हम लोग देखेंगे बिलासपुर, दुर्ग, चंद्रपुर एंड टुमकुर इन इंडियाज मैप। इन चारों को देख लो, ये पहले मैप करेंगे। देखो सर, हाँ, सर ये कुद्रेमुख के ऊपर एक और चिक्कमगलुरु, चिकमंगलुरु, चलो दैट इज, कुछ चीजें आप देखें। गोवा के ऊपर भी एक है रत्ना। बिलासपुर इन इंडियाज पॉलिटिकल मैप, बिलासपुर को एक एक करके करो पहले कि बिलासपुर कहाँ पे है। तो बिलासपुर एमपी में लग रहा है। तो इतना हमारे मैप पे नहीं आएंगे। बिलासपुर तो सर बहुत साइड होगा ना।
हाँ बिलासपुर में हाँ बॉक्साइट है। यस सर उसका तो दुर्ग है, दुर्ग आपने कर लिया है? यस सर दुर्ग कर लिया है। अब बेल्लारी देखो, सर चंद्रकला बेल्लारी इन इंडिया पॉलिटिकल मैप, बेल्लारी कर्नाटक में है। बेल्लारी ये देखो बेल्लारी को आप मैप कर लें, ये कर्नाटक और साथ में आंध्रा के बॉर्डर पे पड़ेगा। बेल्लारी को करो यहाँ पे, बेल्लारी, ठीक है। अब देखो तुमकुर देख लेते हैं, तुमकुर इन इंडियाज में, ये देखो तुमकुर भी कर्नाटक में ही है। ये देखो तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तुमकुर अमेरिका हाँ होगा इट इज इन कर्नाटका। ये देखिए तुमकुर कर्नाटक में, ये कर दो तुमकुर, यहाँ पर भी आएगा कर्नाटक, यहीं पे है कर्नाटक, ये कर्नाटक है। तो यहाँ पर तुमकुर, तुमको नीचे इतने काफी हैं, इतने आपने कर लिए। कदरे मुख इतने सारे दिखा दिए तो सही है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब रही बॉक्साइट की बात। बॉक्साइट के 3-4 ट्रायंगल हैं, 3 या 4 हैं। एक कटनी पे है, तो ठीक है, कटनी अमरकंटक, कटनी एंड अमरकंटक इन इंडियाज में। संडे टेस्ट इस बार संडे टेस्ट नहीं है, इस बार इंग्लिश की क्लास होगी आपकी 9 to 11। नहीं सर, पहले वाला चेक हो गया। कल मिलेगा। देखो एमपी में एमपी में कटनी बनाओ, ये एमपी है। एमपी दिख रहा है आपको अपने मैप में? दुर्ग तो मैप किया ही है आपने, तो उसमें आप एमपी में कटनी बना दो। एमपी कटनी में एमपी मालूम है ना? सर कौन सी साइड है एमपी में देखो इधर की तरफ, इस साइड में, दैट इज ईस्टर्न साइड, ये पूरा एमपी है। सर मिल गया मिल गया? यस सर ठीक है। ये यहाँ पे एमपी है, तो एमपी में बना दो। ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर आपको बना दो। दैट इज कटनी। एमपी में कटनी बना दीजिए। और इसके अलावा दूसरा है बिलासपुर। बिलासपुर इन इंडियाज में, ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा लग रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ के। तो बिलासपुर, ये देखो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है, यहाँ बिलासपुर बनाओ। छत्तीसगढ़ दिख रहा है ना ऐसे तुम्हारे में, ऐसे लीनियर, तो यही है छत्तीसगढ़, इसी में बना लो बिलासपुर। सर नहीं आ रहा बिलासपुर दिखाओ, छत्तीसगढ़ दिखा? सर नाम का लिखिए नाम है, एरो कर करके लिखो। है अमरकंटक, ये भी एमपी में ही होगा। अमरकंटक इन इंडिया में, देखो ये मध्य प्रदेश में पड़ रहा है अमरकंटक, और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। आपको ये बात ध्यान मिली? एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बनाओ। छत्तीसगढ़ लंबा सा है, दिखा आपको? हाँ, तो इसी में ही अब ये देखो इसका बॉर्डर जहाँ पे मिला बीच में बना दो अमरकंटक, उसमें भी यहाँ पर होगा, दैट इज अमरकंटक। और कौन सा है?
कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। कोल्हापुर दिखाया जा रहा है, कहाँ पे है? कोरापुट ना, कोरापुट इन इंडियाज में, ये उड़ीसा लग रहा है। कोरापुट देखो उड़ीसा में है। उड़ीसा देखा आपने? उड़ीसा के अंदर ऐसा मैप तुम्हारे उसमें है, उसको कोरापुट बनाओ। उड़ीसा में कोरापुट। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। टेस्ट होगा इसका आज। इसका टेस्ट नहीं होगा, बस कोल वाले का ही होगा। आज वो हो गया, इसको लिख लीजिए, स्कूल में पूछा जाएगा तो अपना इसी से बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लगभग सभी चीजें आपने मैप करनी है। तो नेक्स्ट आइए, वी आर हैविंग एल्यूमिनियम ओर, आयरन ओर, ऑयल फील्ड्स। बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का और होता है Al2O3 2H2O, बॉक्साइट उसको कहते हैं, एल्यूमिनियम ओर। सो इंडिया इज रिच, किसमें रिच है? कोल माइनिंग। झरिया और बोकारो में सबसे ज्यादा कोयले हैं, ठीक है। आयरन ओर माइनिंग, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम ओर। और साथ में एक और किस चीज का बताइए? हैं? कौन सा पेपर था? सर ऑयल। वो मिल जाएगा, वो थोड़ा लेट आयोगे तभी नहीं मिला, वो इश्यू नहीं। और है दैट इज बॉक्साइट, आयरन और ऑयल एंड कोल, आयरन एंड ऑयल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? ऑयल फील्ड्स, जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको ट्रायंगल में बताया गया है। अब कोल कल हम लोगों ने देख ही लिया था, और रेक्टेंगल में बॉक्साइट है। ये चीज किसमें है? बॉक्साइट। हाँ बोलो अनन्या। 4 चीजों में ये फेमस है इंडिया। हम लोग वर्ल्ड के सेकंड रिच बॉक्साइट हैं, एल्यूमिनियम को निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। सो जो नेचर है वो कभी भी पॉलिटिकल बाउंड्री से उसको लेना देना है, वो तो हमने बना दिया कि यहाँ तक कर्नाटक है, यहाँ तक मध्य प्रदेश। कई जगह तो ऐसा तुमने देखा कि कोई कोई चीज़ तो बिल्कुल बीच में पड़ रही है, अमरकंटक। तो हमने बाउंड्री लाइन ऊपर से खींच दी, जमीन के अंदर क्या किसी को क्या पता। सो दैट इज नेचर हैज नो इंटरेस्ट ऑन पॉलिटिकल लाइन, कि यहाँ तक इंडिया, यहाँ तक पाकिस्तान है। इंडिया से इंडस रिवर निकलती है, रावी, झेलम, चिनाब, और वो सब कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। तो क्या ऐसा होता है कि एक जगह से कई जगह एक नदी, कई नाइल रिवर 6 देशों से जाती है, अमेजॉन रिवर 8 देशों से जाती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये बताइए क्या ये वर्ल्ड में कोई पॉलिटिकल लाइन को कोई मानता है? नेचर के लिए कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है। एक ही नदी कई देशों से जाती है, होता है कि नहीं? अब एक ही माउंटेन, यूराल माउंटेन रशिया में कहाँ से नीचे तक पूरा जाता है? यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन अलग करता है? यूराल, वो चंद्रमा से दिखता है इतना दूर से, इतना ऊंचा माउंटेन है। इसीलिए आधे को यूरोप कहते हैं और आधे को एशिया कहते हैं, बीच पे यूराल माउंटेन। सही है? अब देखो नेक्स्ट इज, जरा आप ये देखिए कि हम लोग अब देखने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब है? दैट इज द बेसिन, तुम्हारे घर में वाश बेसिन है, थ्रू विच वाटर फ्लोज इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। नदी के तट को जिसमें से पानी बहे उसे बेसिन कहते हैं। तो जहां जहां पर पानी बहेगा और वो बह के किस में चला जाएगा? अल्टीमेटली सी में चला जाएगा। So India has
इंडिया हैज गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स। जरा उन रिवर्स के बारे में जाने, ठीक है। द बेसिन, बेसिन किसे कहते हैं? डीप एरिया। कहीं अगर डीप ग्राउंड है वहीं से तो रिवर बहेगी। बेसिन को क्या कहेंगे बोलो? डीप ग्राउंड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर रिवर फ्लोज। ये तुम्हारे अगले पेज पे है, पेज नंबर 10 पे दिया गया है कि वी शुड नो व्हाट आर द वेरियस रिवर्स इन इंडिया। तो जरा हम देखें कि ऑल रिवर्स इन इंडिया। तो इंडिया में हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स कहाँ से बहती हैं। लेट अस सी। चलो दोस्तों, जब भी हम भारत की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, एक है कि सरकारी परीक्षाओं तक भी इन नदियों से जुड़े बेसिन और उनके ऊपर बने। अब हम लोग एक बेसिन के बारे में देखेंगे कि ये नदियाँ हमारी संस्कृति, जीवन शैली और भूगोल को कैसे आकार देती हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से निकलती हैं और ये नदियाँ बहुत बड़ी होती हैं और साथ ही बहुत तेज बहती हैं, क्योंकि यहाँ से पानी बहुत तेजी से और बहुत सी मिट्टियों से भरा होता है। और ये जरा चेक करो, गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकलती है। हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। वो गंगा हिमाद्री से निकलती है और गंगा सागर में मिलती है। जहाँ मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं? गंगा सागर। वो भी बहुत पवित्र स्थान है। वो ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल पड़ता है, वहाँ से हिमाद्री से निकलती है। अच्छा, ये जो गंगा है यहाँ पर क्या होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियां मिलती तब जाके वो गंगा बनती है। ये दिखाएंगे उनका ज्वाइनिंग स्थान। गंगा कब कहलाती है? अभी बुक में दिखाया गया दो नदियां आपस में मिलती हैं, नहीं तो मैं इसमें भी दिखाऊंगा। बुक में है क्या? अलकनंदा और है ये तो गंगा तो दिखी गई है, तो हम ये दिखेंगे मंदाकिनी अलकनंदा को मिलते हुए दिखाएंगे। अभी हम दिखा दें क्या था। अच्छा, गंगा तो तुम्हें मालूम पड़ गई। ये मुझे बताओ, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बताओ, नर्मदा नदी कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान में गिरती है? ये देखो, इंडस रिवर कहाँ जा रही है? क्या भारत के बाहर जा रही है? हिमालय से निकल रही है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान जा रही है? देखो, पूरा इंडिया के उधर है। लेकिन अभी जब से हम ये पहलगाम पे हमला हुआ है, हम लोगों ने सारा पानी रोक दिया है। अब हम लोग पाकिस्तान को पकड़ा लेंगे, है कि नहीं? राजस्थान के लिए इसको कर दिया। गंगा आपने देख लिया। ब्रह्मपुत्र नेपाल से चलती है, फिर यहाँ से इसके अंदर आएगी, असम में प्रवेश करती है, और असम में प्रवेश करके कहाँ जाएगी बोलो? पूरे असम को ब्रह्मपुत्र नदी सींचती हुई फिर बांग्लादेश से गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट को करती है। नॉर्थ ईस्ट में इसकी इतनी ट्रिब्यूटरीज है कि हर घर के बाहर नदी है। तुमको कुछ धोना तो बाहर पानी बह रहा है, यहाँ से धो लो। ऐसा पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, इतना ज़्यादा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से चलती है? वो भी ये सब हिमालय से होने वाली नदियाँ। हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है और उसमें पूरा ग्लेशियर है। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, क्या वो साल भर पानी से भरी रहती है? दिव्यांशु, क्या गंगा में हमेशा पानी रहता है? तो अगर हमेशा पानी रहेगा तो ऐसी नदी को तुम क्या कहोगे? पेरिनियल रिवर। दैट इज वर्ष भर बहने वाली नदियाँ। जो साल भर बहें उनको क्या कहोगे? पेरिनियल रिवर। और कोई ऐसी भी नदी है साउथ वाली, ये तो प्लेट्यू है, पानी भर जाएगा जब बारिश होगी, फिर होने वाली है एकदम से, और फिर ये 2-3 महीने ही बहेंगी। उनको कहेंगे सीजनल रिवर। दो तरीके की रिवर इंडिया में बहती हैं। जो ऊपर बहने वाली 4 रिवर बताओ जो पेरिनियल है आरव राज? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सही है, 4 बताओ आयुष। नर्मदा, महानदी, ऐसे क्यों कर रहे हो? पेरिनियल पूछ रहा हो तो तुम इधर की बात कर रहे हो। हर्षित बताओ। गंगा, इंडस, हाँ, ब्रह्मपुत्र, यमुना नहीं बताई? यमुना तो अभी वो हो गई ना। मतलब गंदी है लेकिन निकलती वहीं से, यमुनोत्री से निकलती है।
गंगा गंगोत्री से निकलती है, और यमुना कहाँ से निकलती है? लेकिन ये सब हिमालय से निकलती है। वो तो गंदी हो जाती क्योंकि दिल्ली जैसे शहर से जाएगी तो गंदी ही हो जाएगी। अच्छा, अब सीजनल रिवर नीचे हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसी नदियों के नाम जो वेस्टर्न घाट में गिरती हैं? दिव्या ध्यान दीजिए, वो तो वहां से शुरू हो रही है कोंकण से, और गिर यहाँ रही। तुम ध्यान दो, गिरने पे ध्यान दो। ये तुम सह्याद्री पर्वत देखो, सह्याद्री पर्वत से निकली है विंध्याचल पर्वत, और गिर ये रही है। तुम्हें नाम लेना चाहिए था नर्मदा और ताप्ती का। ताप्ती अभी इसमें मैप में आएगा, सही है कि नहीं? तो कौन सी इधर गिर रही है? नर्मदा और ताप्ती। कोई ऐसी 6 नदियां राज्य बताओ जो ईस्टर्न घाट पे गिरती, ईस्ट इधर है, बताओ जरा। हाँ, कृष्णा, कृष्णा देखो इधर ही गिरी। महानदी भी इधर, महानदी उड़ीसा में है। और बोलो, गोदावरी, गोदावरी भी है आंध्रा में, तेलंगाना में गिरी। और बोलो, कावेरी। अभी ये आधा ही हो पाया। ये सब कैसी रिवर है, पेरिनियल या सीजनल? क्योंकि इसमें ये प्लेट्यू है नीचे, तो वहाँ तो पानी भरेगा, कोई बर्फ तो गिरती नहीं है डेक्कन प्लेट्यू में, तो वहाँ पर जब पानी भरेगा तभी होगा। अब आगे की बात करो। या विस्तृत मैदानों से होकर बहती हैं। हिमालयी नदियाँ ज्यादा पानी लाती हैं जब प्राचीन की नदियाँ मानसून या कहीं की बरसात पर डिपेंड करती हैं, और दोनों को मिलाकर ही इंडियन रिवर सिस्टम बनता है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में कोचिंग स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, साथ ही यहाँ पर आपको टॉप एलिवेटर से भी रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलता है दोस्तों। तो अभी जाइए और रजिस्टर करिए। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब हम लोग देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, India's drainage system. ठीक है, कि कौन कौन सी नदियां हैं, सब कुछ इसके बारे में पता चले। एक अच्छा डायग्राम निकालें जिससे बात बन जाए। चलो, नहीं तो फिर आराध्या फिर बताएगी नहीं ठीक से। ये मुझे बताओ, इसमें कौन कौन सी 5 नदियां मिलकर के इंडस रिवर बनाती हैं? बोलो आराध्या। हाँ सही, इंडस तो रहेगी, इंडस मुख्य है, और बाकी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें मिलती हैं। चेनाब, और इंडस, 5 नदियों से जो प्रदेश सिंचित है। हाँ बोलो बेटा, बताओ। 3 बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनमें से एक मैं हूँ। सही है, तो 5 नदियां बताओ कौन कौन सी हैं जो इंडस रिवर बनाती हैं? स्वरित बोलो। ठीक है, अभी देख के बताओ। तो इंडस, झेलम, रावी, सतलज, चेनाब है। अब 5 नदियों से अगर कोई चीज, नदियों को क्या कहते हैं? नदियों का दूसरा नाम क्या है? आप नदियों को क्या कहते हैं? और 5 नदियों से जो सिंचित प्रदेश है उसे क्या कहेंगे? पंजाब। तो पंजाब 5 नदियों से, और 2 नदियों से सींचा जाएगा तो क्या कहे जाएंगे? दोआब। ठीक है, जैसे हमने बताया मंदाकिनी, और दूसरा कौन सा बताया? अलकनंदा। वो ये दोनों रुद्रप्रयाग ऋषिकेश में मिलती है। तो ये जरा अभी मैं दिखाऊंगा कि वो इन नदियों से सिंचित प्रदेश पंजाब है। पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तानी है, आधा हमारे पास। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर हम इसको यहीं पे रोक दें जहाँ से निकल रही है, तो क्या पानी देंगे उनको? क्योंकि निकलती तो हमारे यहाँ से ही है। तो हमने बड़े बड़े डैम और टनल बना लिए, पिछले 3 महीने से हम ये कर रहे हैं, और तभी से अब उनका पूरा सूख गया। मैं वीडियो दिखाऊंगा, उनके किसी भी उसमें पानी नहीं जा रहा है, पूरी फसल सूखी पड़ी, और वो सब जगह जा रहे हैं। वो मतलब यूनाइटेड नेशन में कि हमको भारत पानी नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा। हम लोग कह रहे हैं दुनिया हमारे आतंकवाद किया, हम नहीं देखता। हमने अफगानिस्तान से भी बात कर ली है कि अफगानिस्तान से कहा कि जो थोड़ा बहुत तुम्हारे पानी आता है रोक लो, हम इंजीनियर भेज जिससे कि पाकिस्तान को पानी न मिले। थोड़ा पानी उनकी तरफ से भी आता था,
तो वो बोले हम नहीं भेज रोक पाएंगे, हमारे पास इतने पावर नहीं इंजीनियरिंग। बोले हमने कहा हम अपने पैसे देंगे, हम रोक। समझ आई बात कि नहीं? तो वो अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन तुम ये देखो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा दिव्या कि यमुना खुद ही एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है? यमुना अपने आप में बहुत बड़ी नदी है। यमुना के किनारे ही आगरा बना हुआ है। यमुना के किनारे आगरा का ताजमहल बना हुआ है कि नहीं? बसा हुआ है। दिल्ली यमुना के किनारे बसी हुई है। और फिर वो बाद में जब यूपी में आती है तो वो गंगा में मिल जाती है। यूपी में आगरा तक आती है और फिर उसके बाद गंगा में मिल जाती है। सही है। अब गंगा देखो, गंगा 2800 किलोमीटर की आयुष, और वो निकलती है हिमाद्री से। और कहाँ मिलती है बोलो? समुद्र में कहाँ मिलती है? उस जगह का नाम बताओ। हमें न जाना गंगा सागर, हमें न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक जिस पर पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर नहीं। तो गंगा सागर क्या है? जहाँ पे मिलती है, अभी तो बताया है। बता, शर्माते बहुत हो तुम, आता सब है लेकिन शर्मा रहे हो। देखो कैसा चेहरे की शर्माहट देखो। बोलो निकलती कहाँ से गंगा, मिलती कहाँ पे? हिमाद्री बोलो ना। और कहाँ मिलती है? शर्मा गए। अब बोलो आरव राज, जिस जगह पे वो समुद्र में गिरती उस जगह का नाम क्या है? गंगा सागर। जिस जगह से निकलती है उस जगह का क्या नाम है? हिमाद्री। हमने अभी बताया, संस्कृत में भी तुमको बता दिया, हिंदी में भी बता दिया, कविता में बता दी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। और इससे अलग निकलती कहाँ से? मिलती कहाँ पे? यमुना कहाँ से निकलती है? सही है, समझ में आया। गंगा की ट्रिब्यूटरी बताओ, यमुना। और इसके अलावा 3 ऊपर से और मिलती है, गंडक, कोसी, घाघरा, वो सब इसमें मिलती है। सही है। चलो ये मुझे बताओ, वो नदी जो राजस्थान से बहती है लेकिन समुद्र में नहीं मिलती, यहाँ नहीं दिखाई गई, लूनी, वो साल्ट में ही कहीं ना कहीं खो जाती है। समझ में आया? राजस्थान की नदी कौन सी है? विश्व की एकमात्र नदी जो समुद्र में नहीं मिलती, लूनी। हाँ, विश्व की एकमात्र नदी जो निकलती तो जरूर है पहाड़ों से लेकिन समुद्र में नहीं मिलती। उस नदी का क्या नाम है? जरा मुझे ये बताइए, ये बात दिव्या तुम्हें ही बतानी होगी। कौन सी 2 नदियां वेस्टर्न घाट में मिलती हैं? दक्षिण घाट में मिलती है। हाँ, नर्मदा और ताप्ती। ये हर चीज जानता है, इसको इतना कैसे पता है? अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसी नदी जो कोंकण माउंटेनियस रेंज से निकलती है। ये देखो, इसने तो बता दिया कि कृष्णा मालाबार से निकलती। इसे हर चीज मालूम है कि ऊपर कोंकण है, बीच में मालाबार, नीचे नीलगिरी। आप सिर्फ टैलेंट देखो, आज तुम कुछ ना देखो, सिर्फ तुम रविंद्र का टैलेंट देखो, मजा आ जाएगा। तो ये मुझे बताओ कि हर्षित, कौन सी नदी कोंकण से निकलती है, कौन सी मालाबार से निकलती, कौन सी नीलगिरी माउंटेन? मालाबार से तो कृष्णा निकलती है। सही है। और जो कोंकण से गोदावरी और नीलगिरी से कावेरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ऐसी 4 नदियों के नाम पूछता हूँ, ऐसा 4 ड्रेनेज सिस्टम जो ईस्टर्न घाट पे गिरता है। कृष्णा, हाँ कावेरी, हाँ गोदावरी, हाँ, महानदी। अब ये हर चीज जान जाता है। देखो कि जस्ट इसके पीछे बैठा है ना, रविंद्र के पीछे, रविंद्र इशारा कर देता है, ब्रह्मपुत्र कौन से राज्य से होकर जाता है? सर आसाम से। हर चीज से होकर। सही है, समझ में आ रही बात कि नहीं? अब जब तुमने इतना बता दिया है तो मेरा भी फर्ज है कि महावीर की कॉपी महावीर को पकड़ा दी जाए, और जिसका जो इनाम है उसको मिलना चाहिए। नहीं तो महावीर कहेगा सर कॉपी रोज देते, इनाम देते ही नहीं है। लो आज का इनाम। तो महावीर को इनाम देता है।
क्या बारातिया का भी दे दें? 9 या 4.5 है तो आपको प्राइस मिलेगा। ये लो। सर आज एक किसका होगा टेस्ट? इन्हीं में से भी पूछेंगे, सब ड्रेनेज सिस्टम जितना पढ़ाया पहले लिखाया ना फिर पूछूंगा। अब देखो, अब तुम लोगों को चैलेंज है कि सबसे ज्यादा दिव्यांशु से ऊपर नंबर ला के दिखाओ। कोई आज तक नहीं कर पाया इस चैलेंज। चलो, हाँ है कुछ तुम्हारे में है? 9 या 4.5? 4.5 सर मैं 8.5 दोनों इधर हाँ इधर कुछ है 10 नौ और इधर चीज क्यों दिखाया सर और आरा को अपने एक्सचेंज कल होंगे। चलिए देखो लिखो, जो लिखा रहा हूं सारा लिखो। ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्र comes out from Himalayan range, हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र पुत्र comes out from Himalaya और किससे फ्लो करती बोलो? flows through आसाम एंड मेघालय। दूसरा देखो, ये बताइए कि 5 rivers which comes out from Himalaya and goes to Pakistan. सतलुज, रावी, चेनाब, इंडस और एक और कौन सी बताइए? झेलम। That is झेलम। JH झेलम। ठीक है, ये comes out from Himalaya and goes to Pakistan। ठीक है, और किस ये goes to, सबसे पहले लिखो हरियाणा में भी जाएंगी, हरियाणा, पंजाब एंड पाकिस्तान। इतनी चीजें। नदन प्लेन को सींचने वाली कौन कौन सी नदियां? ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में भी तो क्या चीज? ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में भी तो अरुणाचल प्रदेश में भी जाएगी, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई जाएगी। ठीक है, ऊपर ही ऊपर है तो आप उसमें लिख दें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ये देखो, नदन प्लेन के लिए कौन कौन सी नदियां? प्लेन इज गेटिंग वाटर ऑफ, इसका पानी पाता है गंगा एंड यमुना, ठीक है, विच ऑल्सो कम्स आउट फ्रॉम हिमालय, जो कहां से निकलती हैं? विच कम्स आउट फ्रॉम हिमालय। ये मुझे बताइए, द रिवर्स इन विच वाटर फ्लोज थ्रू आउट ईयर इज कॉल्ड
द रिवर हाँ इन विच वाटर फ्लोज आउट थ्रू आउट ईयर, पूरे साल बहता है, उसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड पेरेनियल रिवर। इसके 4 एग्जाम्पल बताओ हर्षित। और यमुना और इंडस इंडस और यमुना नहीं, ब्रह्मपुत्र ब्रह्म। चलो ये मुझे हैं गेटिंग वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना, दृष्टि 2 rivers which drains into western घाट। चलो अब देखो कि कुछ चीजें अनन्या देखो, तुमको मैप में दिखाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ो इंडिया का। फ्रॉम हिमालय। सर वो क्या लिखा है? अभी बता रहा है। यमुना विच कम्स आउट फ्रॉम ये देखो सर वो क्या लिखा है? हाँ सर तीसरे पॉइंट में यमुना विच कम्स आउट फ्रॉम हिमालय। चलिए अब हम देखेंगे है हिमाद्री से निकलती है। और हिमाद्री एक जो हमारी हिमालय, इसकी 3 लाइन है, आउटर हिमालय, इनर हिमालय और शिवालिक रेंज। हिमालय में 3 माउंटेन्स हैं। सर लास्ट पॉइंट में कॉल्ड की बात है लिखी सेकंड लाइन। कॉल्ड पेरेनियल रिवर, जो वर्ष भर बहने वाली नदी है। पेरेनियल का क्या मतलब होता है? साल भर बहने वाली नदी। लिख लो, साल भर बहने वाली, सही है। और सीजनल रिवर, ये देखो ये 5 नदियां मिल जाती हैं, किसमें मिलती हैं? आपस में। उनको क्या कहेंगे? चेक करो, दैट इज, पांचों में कोई भी नाम लिख लो। दैट इज IJRSC, इंडस, झेलम, चेनाब, IJR, रावी, सतलुज। ठीक है, इसको नए मैप में बनाओ, पांचों जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा बनाओ। ये लो, तुम्हारी बुक में भी बने हुए ना कुछ कुछ, तो उसी तरीके से बुक से बिल्कुल टैली का चुना दे। वो लोग बुक खोले पीछे, थ्रू आउट किया, पीछे वाला पेज निकालो जैसा बना हुआ है, वही उसी से देख रहे हैं, उसी से यही से बना। ये लीजिए, पीछे पेज निकाल लेना, सबने बोला हुआ है। तो पेज नंबर कौन सा है बताओ? पेज नंबर है 185 में तुम लोग भी खोलो। तो ये पांचों इंडस, झेलम, ये यहाँ चली गई, और ये ठीक है कराची से नीचे गिरती हैं, कराची को, पाकिस्तान की कराची। अब ये देखो, यहाँ से जो नदी निकली और वो यहाँ पे गिरी, इसको कहेंगे गंगा। अब गंगा में कौन सी ट्रिब्यूटरी मिली? देखो, यमुना, ठीक है। अब इधर देखो,
गंगा यमुना समझ में आ गया। यहाँ पे कौन सी रिवर बना रहे हैं, ये बताओ। ये यहाँ गिरी, दिस इज ब्रह्मपुत्र। ये 4 नदर्न रिवर्स हैं। नॉर्थ इंडिया में 4 रिवर हैं। सर एक और रिवर है बीस कौन सी? ब्यास। सर ये क्या ब्यास होगी, पीर पंजाल माउंटेनियस रेंज है। ब्यास, व्यास भी है, BEAS, इसको कहते हैं व्यास। पांचों में नहीं लिखे क्या? ठीक है, चेनाब, झेलम और ब्यास भी लिखी। वास्तव में इन पांचों को मिल के इंडस बनती है। जब सब मिल जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इंडस। इंडस यहाँ नदी को यही 5 हो गई, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास। ठीक है, और फिर बाद में क्या कहलाएंगे? इंडस काट दो। कम्स आउट फ्रॉम हिमालय, इट इज कंबाइनली कॉल्ड इंडस। इसे सिंधु नदी कहते हैं। इंडस का क्या मतलब है? इंडस रिवर। और इसी के नाम पे हिंदू पड़ा है। सिंधु के नाम पे हमारा नाम हिंदू पड़ा है, और इसलिए भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। चलो अगला देखो, कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं अरब राज, जो ये वाली, इस पर्वत को क्या कहते हैं? अरावली। ये कौन सा पर्वत है? अरावली। अरावली। और ये कौन सा है? सतपुरा। सतपुड़ा। सतपुड़ा से कौन कौन सी निकलती है? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती। और ये मिल कहाँ जाएंगी? चेक करो जरा। ये देखो, सतपुड़ा और विंध्या रेंज यहीं पर है। विंध्याचल गए हो? विंध्याचल की देवी है विंध्याचल। तो ऊपर लिखो कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। वो कहाँ मिलेंगी? नर्मदा और ताप्ती। ये वेस्टर्न घाट है। इसे क्या कहते हैं? वेस्ट पे जो होगा तो उसे क्या कहेंगे? वेस्टर्न घाट। और जो ईस्ट में होगा, ईस्टर्न घाट। मुझे ये बताइए, पूरा प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू तो ऊंची जमीन होती है, कहीं ना कहीं पानी भर ही जाएगा इसमें। सही है? तो हाँ बोलो। सर इट इज कंबाइनली कॉल्ड इंडस, और उसके बाद क्या लिखा है? इंडस रिवर। इसके बाद इसको इंडस रिवर कहते हैं। इसे कंबाइनली क्या कहते हैं? सिंधु नदी। और सिंधु के नाम से हमारे देश का नाम हिंदू पड़ा है, और उसी से हिंद महासागर पड़ा है। ठीक है, इंडियन ओशन, इंडस ओशन, हम लोग इंडस कहलाते हैं। इंडूज, इंडूज, इंडूज बोल बोल के उन्होंने हिंदूज कर दिया, बोलने वाले के ऊपर। पहले वो इंडूज बोला, फिर हिंदूज बोला। ठीक। 2 रिवर सर विच फ्लो इनटू वेस्टर्न घाट। बोलो। यहाँ स्पेलिंग में वो नहीं, एच नहीं, और आपने एच लगा रखी है। ब्रह्मपुत्र, BRAH है, ब्रह्मपुत्र। अच्छा वहाँ पे मैप के अंदर सर, मैप के अंदर, सर मैप के अंदर इसमें है ब्रह्मपुत्र। सर इसमें, सर ये वाला मैप। कोई बात नहीं, ब्रह्म है, ब्रह्मा में ब्रह्म आता है तो ब्रह्मा का बेटा उसे कहते हैं। अब ये देखो, देखो 2 रिवर्स जो कि वेस्टर्न घाट में फ्लो करती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? Which drains into, गिरती हैं, वेस्टर्न घाट। महावीर, उनके नाम बताओ। बहुत अच्छा, बोलो। नर्मदा एंड ताप्ती। 4 रिवर्स। जरा चेक करो, सबसे नीचे वाली कौन सी है? बोलो।
कावेरी कावेरी, ठीक है, ये कृष्णा इसमें की गोदावरी गई। महानदी और फिर ये दैट इज कृष्णा कृष्णा और कावेरी। फिर क्या है, गोदावरी, गोदावरी और महानदी। और यहाँ पे उड़ीसा से कौन सी बहती है, महानदी महानदी। कृष्णा पहले है और कावेरी बाद में है, ठीक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी आके मिल गई सागर में, हम सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हाँ बोलिए। सर टू रिवर्स विच के बाद क्या लिखा है? विच ड्रेन्स इनटू वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट में ड्रेन होती हैं। टू रिवर्स विच ड्रेन्स इनटू वेस्टर्न घाट, ड्रेन का मतलब गिरती है, ड्रेनेज सिस्टम समझते हो ना, ड्रेन्स, ड्रेन्स इनटू वेस्टर्न घाट। फोर रिवर्स महावीर विच ड्रेन्स इनटू ईस्टर्न घाट। कृष्णा गोदावरी महानदी कावेरी। सही है, कृष्णा कावेरी विंध्याचल बीच में नहीं है, इस जगह बीच में कैप्चर पूरा कावेरी बीच गोदावरी में है, विंध्याचल बाहर एंड है। हाँ सर पहले वो आएगा, विंध्याचल आएगा, सतपुड़ा नहीं आएगा सर मैप में। ऊपर में विंध्याचल पहले है। यस सर, दिखा। ये रहा विंध्याचल बीच में है सर। हाँ एक मिनट दिखा, विंध्या के नीचे सतपुड़ा है ना, यस सर। तो तुम ऐसा करो, उसको कट करो, ऊपर लिखो विंध्या रेंज, विंध्या, और दूसरा विंध्य रेंज लिखो, और उसका आचर करोगे, और सतपुड़ा। चलिए, नाउ द 6 सीजनल रिवर्स आर आराध्या, 6 सीजनल रिवर्स। Rivers are नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। चलो अब आगे की बात करो। इस तरीके से हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है। These rivers gives us plenty of water for agriculture. इन रिवर से क्या होता है, पानी पानी। So these rivers gives us, इतनी नदियाँ किसी देश में नहीं, plenty of water। हिमालय को वरदान कहा जाता है, वाटर to us और एग्रीकल्चर। अगला देखिए, नाउ दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस कर्स। अब अगली हेडिंग देखो, क्या नेचुरल रिसोर्सेस को तुम अभिशाप भी कह सकते हो? पेज निकालो, और इसका मतलब क्या है यार, नेचुरल रिसोर्सेस कर्स। बताओ, व्हाट डज इट मीन? सर टेस्ट होगा अभी। हाँ लेंगे, देखो नेचुरल रिसोर्सेस कर्स का मतलब रविंद्र बताओ। इफ ए कंट्री है, अभी तुमने देख लिया कि भारत में नदियां भी हैं, बहुत सारे ओर्स भी हैं, तो क्या इससे ये गारंटी हो जाती है कि इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री? यस सर। बोलो। यस सर। तो वो तो भारत तो ना बोल रहा। नेचुरल रिसोर्सेज कर्स
some Indian states are rich in one resource while other Indian states are rich in other resource. ऐसा नहीं कि सब जगह कोयला ही कोयला पाया जाता है, कहीं कुछ पाया जाता है, कहीं कुछ पाया जाता है, और लद्दाख में कुछ नहीं पाया जाता तो कल्चर बहुत अच्छा पाया जाता है। तो इफ इसको कहते हैं अभिशाप। ये देखो, if a country is, जैसे बिहार में कोसी नदी को एक शाप माना जाता है, क्योंकि भागलपुर और सबको डुबा देती है। बिहार बहुत डाउन में, तो हर साल भागलपुर डूब जाता है, कोसी नदी में बाढ़ आती है और डुबा चली जाती है। तो इफ ए कंट्री इज रिच in natural resources, it does, and resources are not equally distributed, लेकिन रिसोर्स बांटे नहीं गए लोगों को या उसकी माइनिंग नहीं की गई है, तो क्या होगा बताओ? That country remain underdeveloped, क्या डेवलप हो पाएगी? So but resources are नॉट माइंड, उसकी माइनिंग नहीं की गई है और डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, या लोगों में बांटे नहीं गए हैं, तो क्या होगा? देन ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हों, देन दैट कंट्री रिमेन अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। अच्छा, एक और भी बात है, इफ रिसोर्सेज आर माइंड, रिसोर्सेज को निकालोगे तो क्या? इट क्रिएट्स पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी होता है ना। सो ऑन अदर साइड, तुमको मालूम है रानीगंज, झरिया, बोकारो के पास जितने पेड़ हैं सब काले काले हैं, इतना कोयला जमा हो गया उनके ऊपर। लोगों से पूछो हरे पेड़ होते हैं तो कहेंगे क्या पेड़ हरे होते हैं, काले देखे, काला, जमीन काली, सब चीज काली। अगर तुम व्हाइट शर्ट पहन के निकल गए तो दोपहर तक ग्रे बन के आ जाएगी। तो ऑन अदर साइड माइनिंग ऑफ रिसोर्सेज cause pollution। हाँ बोलो, क्या तुमको पता है कि ये जो माउंटेन पे माइनिंग कर रहे हैं उसी की वजह से ही तो लैंडस्लाइड होती है? या वहाँ रोड हम बना रहे हैं, तो अगर रोड ना बनाई जाए, माउंटेन वैसे ही है, तो कभी लैंडस्लाइड होगी? जितना तुम माउंटेन पे ब्लास्ट करोगे, बॉम्ब ब्लास्ट करोगे, तो वो खुद ही गिर जाए। तो ये चीज होती है, ठीक है। इसलिए आगे देखें, अगले पेज पे। सर, हाँ, इफ अ कंट्री, इसके ऊपर वाली लाइन क्या लिखी है? कंट्री इज रिच इन नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेस कर्स, नेचुरल उससे ऊपर वाली लाइन। हाँ, नेचुरल रिसोर्स का कर्स क्या है, अभिशाप क्या है? सही है, ये बुक की हेडिंग है, नेचुरल रिसोर्स कर्स। बुक में हेडिंग देखो 11 पेज में। अब जरा देखो, वी शुड हैव ए बैलेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूजिंग देम। अगर आपने सारे रिसोर्स आज ही निकाल के यूज कर लिए तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? कल फ्यूचर के लिए कुछ ना बने। तो हमें किसके किसके बीच बैलेंस बनाए रखना चाहिए? दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स। आज सारा कोयला बना लो, सबकी बिजली बना लो, कल फिर अंधेरे में बैठो, सबके फ्रिज जो है वो अलमारी की तरह काम करें, उसमें कपड़ा रखे जाए, कहो बिजली ही नहीं है तो अच्छा रहेगा। और कार भी काम ना करे, कहे तो तेल बचा नहीं, चलो कार में खाना बनाते हैं, तो ऐसे में तुम्हें ठीक लगेगा क्या? नहीं ठीक लगेगा। सो रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड एट सच रेट दैट इट लास्ट फॉर फोर्थ कमिंग जनरेशन। बोलो, बात समझ में आ गई? उतना ही निकालो कि आगे की जनरेशन के लिए बचा रहे। अब पता चला डिब्बी में पेट्रोल दिखा रहे बच्चे को कि ऐसा होता था पेट्रोल जब हमको, तो अच्छा लगेगा। सो
resources are extracted at such a rate, ऐसे रेट पे हमें निकालना चाहिए that it lasts, लास्ट का मतलब बचा रहे, for forthcoming generation. तो रिसोर्सेज को हमें ऐसे निकालना चाहिए. दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल. सस्टेनेबल का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट करो जो आगे तक चले. ठीक है. आज ही बच्चों को प्रोटीन शेक जूस वूस पिला दो, कल से कहो कल से कि रोटी नमक खाओ, तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा जूस पिलाओ डेली. इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखता है कि लॉन्ग टर्म गेन्स को देखता है? ये नहीं कि आज ही फायदा हो जाए सब निकाल लो, वो देखेगा. अगर मुर्गी सोने का अंडा दे रही, आज ही इसकी गर्दन काट दो, अरे रोज एक अंडा लो. तो इस तरीके से इट डज नॉट लुक आफ्टर, ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, इट गोज फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है? सो इट हैज ए विजन फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स. So it does not go for short term gains. ये अभी नहीं है, मिल जाना चाहिए. अगर तुमसे कोई कह दे अपने खेत में 3 बोरी यूरिया डाल दो और डबल फसल होगी, तो क्या तुम 3 बोरी यूरिया डालोगी फर्टिलाइजर? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी खेत के सारे अर्थवॉर्म्स मर जाएंगे, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तुम्हारी खेत की मिट्टी अब रेत बन के रह जाएगी. इट विल बी अनफर्टाइल. तो ऐसा करना ठीक है कि हम आज का फायदा देखें और कल का सोचें. पंजाब वालों ने ऐसा ही किया. उन्होंने जमीन से सारा पानी निकाल के धान उगाया और आज रोज हड़ताल करते हैं जाके. उनके यहाँ पानी नहीं बचा, जमीन के नीचे पानी सूख गया. और जब तक पानी था सरकार ने कहा बिजली फ्री कर दी तुमने, अब तो धान उगाएंगे. पूरा डुबा के खेत रखे, धान उगा डाला. अब वो पहले अरबपति हो गए जल्दी, और अब उनको खर्चीले लोग हैं, रोज दारू पीनी है, मीट खानी है और घी उड़ेल के खाना है. लेकिन अब जमीन सूख गई है, नीचे का पानी, इतने क्रैक आ गए मिट्टी में, पानी है ही नहीं नीचे का. तो अब वो बाल्टी पानी डालते हैं, खट से नीचे चला जाता है, खेत उनका गीला ही नहीं रहता. तो अब उनके पास हड़ताल के अलावा कुछ नहीं, वो रोज हड़ताल करते हैं बस. कि मुफ्त में सरकार उनको कुछ देती रहे. कैसे होगा? तुमने शुरू में तो ठीक से किया नहीं. और वहीं मणिपुर के लोगों ने क्या किया, मिजोरम के लोगों ने, सरकार ने कहा कि तुम मैन्योर यूज़ करो, फर्टिलाइज़र छोड़ दो. वो मैन्योर पे यूज़ करते रहे, उनको घाटा हुआ, 1 साल 2 साल घाटा हुआ. फिर तीसरी साल ऐसी गजब की खेती हुई कि उनका 1000 रुपये किलो आम बिकता है आज दुबई में. दुबई वाले बोलते हैं बोलो क्या रेट चाहिए, 1 साल पहले से बुक हो जाता है. एक भी मणिपुर और मिजोरम की चीज़ भारत में खाई ही नहीं जाती, सब बाहर बिक जाती. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ़ायदे तुम समझ गए ना, कि अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेंगे तो फ़ायदा ही होगा. अब देखो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूएबल ह्यूमन नॉलेज चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए. अगर गवर्नेंस अच्छी है तो मिजोरम में जो हो रहा है वो पूरे भारत में देगी, जो पूरे भारत में हो रहा है वो मिजोरम में देगी. ऐसा तो नहीं होगा कि मिजोरम कहेगा मेरे यहाँ कोयला, हम तो कोयला इस्तेमाल करेंगे. नो, ऑल रिसोर्सेज विच आर ऑफ इंडिया इज फॉर ऑल. सिर्फ एक ही राज्य के नहीं है वो. अगले पेज पे आइए. देखो इसमें ये दिखाया गया है मेट्टूर डैम किस पे बना हुआ है? कावेरी रिवर में. तो ये कावेरी रिवर कहाँ से फ्लो करती है? तमिलनाडु से. चेक करो, इस एरिया में क्या पड़ेगा? तमिलनाडु. तो कौन सा डैम बना हुआ है इस पे? बोलो आयुष.
मेथड है जब सब बोल देंगे तब बोलोगे तुम, वो भी देख के बोल रहा है, जब मैं बता रहा हूँ तो बोलो साथ में। स्मार्टली क्यों नहीं आंसर देते हो? कई बार तुम्हें चेक किया है। चलो अब ये देखिए, अगले टेस्ट पे आइए कि रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स करना चाहिए। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में इसमें क्या क्या करना चाहिए? नाउ समझ में आया? पहला, इफ वी कट ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन करें, देन इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रीज आर टू बी प्लांटेड। एफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सारे पेड़ काट डालोगे और पेड़ तो लंग्स होते हैं अर्थ के, तो फिर कुछ बच पाएगा? तो इफ वी कट ट्रीज, ट्रीज को क्यों कट करते हो? फॉर टिम्बर। टिम्बर का क्या मतलब होता है? फॉर टिम्बर। इस चीज को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। देन इन इक्वल अमाउंट वी शुड प्लांट ट्रीज। इसको कहेंगे एफॉरेस्टेशन। दूसरी चीज, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स, जमीन से तुम माइनिंग करोगे तो क्या होगा? इट इज टू बी टेकन केयर दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट रीजन इज नॉट पॉल्यूटेड। ये नहीं कि खोद के ड्रिल करके खूब धुआं धुआं उड़ा दिया चारों तरफ, पूरे शहर में काला काला हो गया। एक्सट्रैक्शन इज डन इन सच ए मैनर, शिवांश, so if ores and minerals are extracted, then हाँ, इस सेंटेंस को पूरा करो शिवांश। ओर्स एंड मिनरल्स तुमने कहीं से एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, तो क्या होगा? बताओ, तुम्हारा तो पेन खत्म हो गया, अब तो तुम बता भी सकते हो। अब क्या दिक्कत है? देन ठीक है, देन द इकोलॉजिकल बैलेंस, वहाँ का जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बरकरार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सब वहाँ धुआं धुआं हो गया, सबको अस्थमा हो गया। कोयला निकाल रहे हैं और पता चला वहाँ इतना धुआं भर गया लंग से अंदर, मन गया अरे आपको वहाँ जाकर अस्थमा हो गया, बोल ही नहीं पाने वहाँ के लोग, सब लंग्स इन्फेक्शन हो गया, अस्थमेटिक अटैक ऐसा हो गया, ट्यूबर क्यूलोसिस। हाँ बोलो। आपने सेकंड पॉइंट में इफ के बाद क्या लिखा है? ओर्स एंड मिनरल्स, यदि कहीं पर से आप खनिज और अयस्क निकाल रहे हैं, इसको खनिज कहते हैं, इसको अयस्क कहते हैं। अयस्क लिख लो, हिंदी में लिख लो, ठीक है। देन दैट एरिया शुड नॉट गेट पॉल्यूटेड। दैट एरिया, झुक के मत पढ़ो शिवांश, गिर जाने दो उसको। दैट एरिया should not get polluted. Water is precious. वो एरिया पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। दिव्या, समझ में आई बात कि नहीं? वाटर इज प्रेशियस है। चलो, वाटर प्रेशियस है तो हमें कैसे यूज करना चाहिए? इट शुड बी यूज्ड इन लिमिटेड अमाउंट। हमें कैसे यूज करना चाहिए? सेंसिबली। इन दोनों में देखो, कोई चल रहा है, देखो, वाटर इज प्रेशियस, इट शुड बी। ये नहीं कि नदी में बहुत पानी है तो स्विमिंग पूल ही बना रहे हैं सारे लोग। यूज्ड
सेंसिबली, अदरवाइज हमारे पूरे चला कोई पूरे वर्ल्ड में 0.2% पानी पीने योग्य है, सिर्फ 0.1% में। और अगला वाटर वॉर होगा। There is one more danger of extraction of resources. बायोडाइवर्सिटी लॉस से तुम क्या समझते हो? इन्वायरमेंट का लॉस होगा। इन्वायरमेंट में जो बहुत सारे अलग अलग तरह के इंसेक्ट हैं, पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेशन करते हैं कि नहीं, इंसेक्ट एक से दूसरी जगह जाते हैं, अगर वो सब मर जाएंगे, तुमने इतना धुआं धक्कड़ कर दिया सारा, तो क्या होगा? सो वी शुड कीप आवर बायोडाइवर्सिटी एनरिच्ड। ये नहीं कि रिसोर्सेज यूज करते गए और बायोडाइवर्सिटी लॉस कर दिया, वो भी नहीं चाहिए। सही है ना? पॉल्यूशन कॉजेज बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया रिच बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, उसका लॉस नहीं होना चाहिए। देखो इस चीज को, देखिए that is pollution during mining, it leads to biodiversity loss। बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो जाए, ठीक है? ड्यूरिंग माइनिंग लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी। India is a biodiversity hot spot, so we should maintain it। हमारे यहाँ सबसे तरीके के जीव जंतु, फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। India is a biodiversity hot spot, ठीक है? We have many kinds of flora and fauna। इसका क्या मतलब है? फ्लोरा का क्या मतलब होता है? ट्रीज एंड प्लांट्स। हमारे पास बहुत तरीके के प्लांट्स हैं, और फाउना भी है। फाउना का क्या मतलब होता है? ऐसा कौन सा देश है विश्व में जहाँ शेर और चीते दोनों पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए? तो वी शुड मेंटेन इट, इसलिए हमें इसे मेंटेन करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी वाइजली यूज नेचुरल रिसोर्स? राइट ए नोट ऑन ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, on drainage system of कोई भी नदी छूटनी नहीं चाहिए। 2 काम करने, ये कहाँ चला गया तुम्हारा साथी? पूरा लिखना। आज तुमको 1.5 मार्क्स लाने हैं, याद रखना। तुमको पूरा ज्ञान, अपना पूरा माइंड फोकस करके लिखो। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? ये हटा दे, नोट कर लिया? राधे ऊपर वाला नोट किया?
हटा देना। Also draw drainage system in India. जो नदी है सब नदी दिखा। हाँ नदियाँ दिखानी है। जो नदी है वही सब दिखानी है। ड्रेनेज सिस्टम दिखना है कि कौन सी नदी कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ निकलती है। ये सब ड्रॉ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। सर बंद कर दे।